Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay, good evening everyone. किसी को याद है हमारा पीपीटी नंबर कितना चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट में? 45 खत्म हो गया है. ओके, थैंक यू. ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, है ना. हमारे अंदर जो मृत्यु का भय है उसको भी निकालना चाहिए ना. सो 46 स्टार्ट करते हैं. टेमिंग अवर मंकी माइंड ना. हमारा जो मन है किसकी तरह है? बंदर की तरह है, चंचल है. वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता है, सारे नेगेटिव थॉट आते रहते हैं. तो उसको क्या करना, उसकी लगाम आपके हाथ में ले लो. ओके, सो एलिमिनेट कंपैरिजन, लिव बाय पर्सनल वैल्यूज एंड इनर यार्डस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन. तो सबसे पहले तो आपके मन में अगर कंपैरिजन की भावना आती है ना, कंपेयर करते हो बहुत ज्यादा, तो उससे भी आपको स्ट्रेस आएगा. इसलिए कंपैरिजन बंद कर दो. कंपेयर करना है तो सेल्फ से कंपेयर करो. आज आप जो हो कल उससे बेटर हो क्या, तो सेल्फ कंपैरिजन होना चाहिए. ओके, और आपका जो भी आपकी लाइफ है आपके सेल्फ वैल्यूज से आपको जीनी चाहिए, ना कि दूसरे क्या करते हैं उनके साथ कैसा होता है, वो कैसे जीते हैं वैसा. ठीक है. नाउ बी मोर ग्रेटफुल, फोकस ऑन गिफ्ट्स वी आर ब्लेस्ड विथ. हमेशा हमारे पास क्या कमियां है उससे ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या गिफ्ट्स है. हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी आंखें काम कर रही है, हमारे कान, हमारी इंद्रियां, है ना, हम स्वस्थ है. वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है. जैसे अगर कोई आपसे मांगे कि आपकी दोनों आंखें दे दो और आपको जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, आप दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि आपको मालूम है आंखें नहीं रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा, है ना. तो उसकी जितनी वैल्यू है, मतलब कि कितने करोड़ रुपए दे के भी आप किसी को अपनी आंखें नहीं दे सकते, तो आपके पास कितना ज्यादा बड़ा गिफ्ट है ना. तो इसलिए हमेशा आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो, अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञता रखो ना. नाउ रियलाइज अवर होलनेस, वी आर परफेक्ट फ्रॉम विद इन. और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझ में तो कितनी कमियां हैं, हम अपने आप को वो डिजर्व नहीं, हम देते नहीं है जो वो डिजर्व करता है. हमें अपने से लगता है अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, या मुझे तो ये आता ही नहीं है ना. अपने आप को हम हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, है ना. लेकिन और दूसरों को देखते हैं तो लगता है देखो उसका कितना अच्छा है, वो तो ये भी करती है, ऐसा है वैसा है. तो वो देख के क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हम में कमियां हैं. लेकिन हर कोई अपने तरीके से परफेक्ट है. आप में जो कुछ अच्छाइयां हैं शायद दूसरे में नहीं है ना. तो अपने आप को पूरा एक संपूर्ण मानो कि मैं जो भी हूँ अपने तरीके से संपूर्ण हूँ. आप एक इंडिविजुअल, एकदम डिफरेंट इंडिविजुअल हो, है ना. इस दुनिया में आपके जैसा और कोई नहीं है.
आपका कोई भी बोलते हैं ना डुप्लीकेट कॉपी कोई नहीं है, आप अपने तरीके के अकेले हो। आपके जैसी जो क्वालिटी है शायद वैसी क्वालिटी किसी और के अंदर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एज ए इंडिविजुअल आप बहुत अलग रहोगे ना। आपके सोचने का, विचार करने की जो क्षमता है, या आपकी जो परवरिश है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, उसके हिसाब से आप एक अलग व्यक्तित्व हो। और उसको ही मानो कि ये मेरा जो व्यक्तित्व है वो लोगों से अलग है, और अलग होना गलत नहीं है। ओके, नाउ डज द यूनिवर्स एक्सेप्ट वॉट एवर हैपेंस, है ना। और आपके साथ जो भी होता है उसके लिए निगेटिविटी मत लाओ मन में, और जो भी हो रहा है उसको इजीली एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसा मान को चलो। Now, perfect mindful practices still mind deepens clarity, calms anxiety, being present moment. और माइंडफुल जो मेडिटेशन है वो प्रैक्टिस करो। अभी वर्तमान समय में आपके साथ क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, उस पे फोकस करो। इससे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी होगा, मन शांत होगा, ठीक है, और आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपके मन को कंट्रोल में रखेंगे। अगर अपने चंचल मन को छोड़ देंगे तो वैसा है वो भागता रहेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, अभी जब आपका तनाव आता है ना तो आपका सबसे पहले है ना HPO एक्सिस है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ऑर्गन, ऐसे ये जो इस तरह से वो स्ट्रेस आपके ऑर्गन पे दिखाई देता है। जैसे कि आपको ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को हार्ट अटैक आ गया ना, अगर 30 साल में 32 साल में, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे अचानक से आ गया, उसको पता ही नहीं चला, उसको तो कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी हो गया। या आपको बैक पेन हो गया तो आप बोलते हो कि अरे बैक पेन हो गया, पर उसका क्या कारण है, बोलोगे अचानक ही हो गया, ऐसे तो मैंने कुछ किया नहीं। ऐसे अचानक से कुछ भी नहीं होता है। आपके शरीर पे जो कुछ भी बीमारी शरीर पे आती है उसका असर कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है, मनोशारीरिक रोग। आप सभी ने पंचकोश थियरी पढ़ी है कि नहीं, पंचकोश थियरी है ना, पंचकोश पर्सनालिटी थियरी, यस और नो? आप थम्स अप कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर म्यूट नहीं कर सकते तो, ठीक है। चलो चलो, पंचकोश थियरी में क्या है कि उसमें 5 कोश है, आपकी पर्सनालिटी के 5 लेयर है। सबसे अंदर वाला है आनंदमय कोश, उसके बाहर है विज्ञानमय, उसके बाहर है मनोमय, उसके बाहर है प्राणमय, और सबसे आउटर लेयर है अन्नमय कोश। तो ये अन्नमय कोश मतलब आपका शरीर हो गया। इसके अंदर आपका एक और शरीर है जो इतना ही बड़ा है, उसका नाम है प्राणमय शरीर। उसके अंदर एक और शरीर है जिसका नाम है मनोमय शरीर। उसके अंदर एक और शरीर है जिसका नाम है विज्ञानमय, और उसके अंदर एक और शरीर है जिसका नाम है आनंदमय। ओके, हमारे शरीर के जो अन्नमय बॉडी पे जो भी बीमारियां होती है वो कहाँ पे होती है, या तो अन्नमय बॉडी पे होती है, या प्राणमय बॉडी, या मनोमय बॉडी पे होती है, ठीक है। हाँ अनिल जी, कुछ पूछना है तो बताइए, या तो आपका माइक बंद रखिए, ठीक है। तो अन्नमय शरीर पे जब कुछ रिफ्लेक्शन आता है, कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे क्यों आई, कैसे आई, है ना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसका असर आपके आनंदमय कोश से होता है। कैसे होता है कि जब आप दुखी रहोगे, प्रसन्न नहीं रहोगे, किसी प्रकार की चिंता रहेगी, है ना, तो आपका आनंद, आनंद मतलब क्या, आपका जो ब्लिस है ना, जो आपकी प्रसन्नता है वो कम हो गई है या खत्म हो गई है। अगर आपका दुख होना ही मतलब वही है ना, स्ट्रेस होना, दुख होना, तनाव होना, मतलब आपका आनंद चला गया है। आनंद चला गया है तो आनंदमय कोश आपका डिसबैलेंस हो गया, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, आपके इंटेलेक्ट बॉडी पे, बुद्धि पे पड़ेगा, विज्ञानमय शरीर पे पड़ेगा। तो आपकी बुद्धि क्या करती है, इंटेलेक्ट क्या करता है, डिसीजन लेता है। आनंदमय कोश डिसबैलेंस हुआ, उसका असर आपके विज्ञानमय कोश पे होगा। विज्ञानमय कोश मतलब इंटेलेक्ट बॉडी, आपका जो बुद्धि है उस पे, और आपकी बुद्धि फिर बेटर डिसीजन नहीं ले पाएगी। अगर आपकी बुद्धि ने बेटर डिसीजन नहीं लिया तो आपका उसके मन पे होगा, मतलब विज्ञानमय जो कोश है वो डिसबैलेंस हुआ, उसका असर किस पे हुआ, मनोमय कोश पे। तो आपका जो मन है वो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो और बुरी स्थिति में चला जाएगा।
ठीक है। और मन, आप बोलते हो ना कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन को अच्छा नहीं लगेगा, उसका असर किस पे होगा? आपके प्राणमय बॉडी पे, ब्रीदिंग पे। तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, और जैसे ही ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी उसका असर आपके अन्नमय बॉडी पे पड़ेगा। तो इस तरह से ये सर्कल है। तो आपके शरीर पे अगर आज कोई बीमारी दिख रही है तो उसकी शुरुआत आज नहीं हुई थी, वो तो एकदम अंतिम रिफ्लेक्शन है। उसकी शुरुआत तो तब हो गई थी जब आप दुखी थे, प्रसन्न नहीं थे। जब अगर आप आनंद में नहीं हो, इसका मतलब समझ जाओ कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से ये मेरे शरीर पे, हमारा जो आउटर बॉडी है, अन्नमय शरीर है, उसके ऊपर इसका असर आएगा ही आएगा। अगर आप आनंदित नहीं हो तो 100% उसका असर आएगा। तो इसलिए हमेशा अपने आनंदमय कोश को अच्छा रखो, बैलेंस रखो। तो उसके लिए खुश रहना सीखो, बिना किसी रीजन के भी खुश रहना। हाँ प्रतिभा जी, कुछ पूछना है तो पूछिए। आपने माइक चालू किया है ना, कुछ पूछना है क्या? ओके, नहीं पूछना है तो आपका माइक बंद रखिए। ओके, ठीक है। तो आपका जो अन्नमय और आनंदमय, इसकी जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट होती है अगर आप दुखी हो तो आउटर बॉडी पे अंतिम रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपके शरीर में कोई रोग आया, इसका मतलब कि आपके सारे पंचकोश डिसबैलेंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो स्टार्ट करो कहाँ से? खुश रहने से। खुश रहने के लिए क्या करना होगा? कंपेयर मत करो किसी के साथ, है ना। मेडिटेशन करो, माइंडफुल रहो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट में फ्यूचर में मत जियो कि कल क्या हुआ था वही सोच सोच के रोते रहो, या आगे क्या होने वाला है वही सोच सोच के रोते रहो। वैसा मत करो। ओके, प्रेजेंट में जियो। ये हमने इसके पहले का जो स्लाइड देखा ना, ये वाला, वैसा सब, है ना। ग्रेटफुल रहो, आपके ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, ठीक है। तो ये सब चीजें करोगे तो आपका जो आनंदमय कोश है वो बैलेंस रहेगा। इससे आपके बाकी सब कोश भी बैलेंस हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आपका सबसे पहला स्ट्रेस होगा तो, है ना, आपका आनंदमय कोश जो है वो डिसबैलेंस हुआ, तो आपका मनोमय कोश है वो डिसबैलेंस हो गया, आपका प्राणमय कोश डिसबैलेंस हो गया। तो उसका असर आपके ब्रेन पे आया। ब्रेन में क्या है? आपका हाइपोथैलेमस है, कि हाइपोथैलेमस सबको ऑर्डर देता है, वो सुपर पावर है। फिर वो ग्लैंड को बताएगा कि कौन सा ग्लैंड को हार्मोन्स छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर वो डिसबैलेंस हो गया कि जो हार्मोन्स जब छोड़ना है वो नहीं छोड़ा, जैसे आपको भूख लगी है तो क्योंकि इतना स्ट्रेस है, या तो ज्यादा ही हार्मोन्स छूट गया या तो छूटा ही नहीं, भूख लगने वाला, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा खाना कब है। और सोने वाला हार्मोन, जैसे अभी आपको सोना है लेकिन स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से आप सो ही नहीं पा रहे हो, तो उसने हार्मोन्स छोड़ने की वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो क्योंकि आप बहुत चिंतित हो, चिंता में हो, उसकी वजह से वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहा है। आप उसको सोने के लिए तैयार ही नहीं हो, वो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, टाइम पे हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो ये सब सारे जो ऑर्गन है हमारे, है ना, वो सब अफेक्टेड हो जाते हैं। आपकी किडनी, आपके फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना। आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो रिलीज होने में, मेंस्ट्रुएशन में, है ना, ये सब ऑर्गन्स पे उसका असर जाएगा, थायराइड पे जाएगा, ठीक। तो वो ऑर्गन पे असर होने से फिर आपको, फिर वो उस ऑर्गन से रिलेटेड जो बीमारी है वो आपको आ जाती है, ठीक। और सॉरी, कौन सा स्लाइड था? नाउ योगिक इफेक्ट। अगर आप योगा प्रैक्टिसेस करोगे, अभी योगा प्रैक्टिसेस में सभी आते हैं, क्या क्या आता है? षट क्रिया आती है, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, है ना, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, के ये सारे के सारे आपके योगिक प्रैक्टिसेस में आते हैं। उसमें हठ योगा, अष्टांग योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, है ना, ये जो योग के प्रकार है वो सभी प्रकार। तो योगा में ये सभी आपके जो 6 मंत्र योगा, जप योगा, ये सारे जो योगा के प्रकार हैं वो, और हमारे जो आसन प्राणायाम है वो सभी हठ योगा, सॉरी, योगा प्रैक्टिसेस में आते हैं, ठीक है।
अगर इसमें से कोई भी योगा प्रैक्टिसेस करते हो या 3-4 योगा प्रैक्टिसेस साथ में करते हो, तो उसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होगा, हमारे मन पे क्या इफेक्ट होगा, वो देखते हैं। हमें सबसे पहले तो अच्छी नींद आएगी, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, हमारी बहुत सारी बीमारियां, रोग हमसे दूर हो जाएंगे, अस्थमा या एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर है ना दारू पीना या स्मोकिंग करना जैसे कुछ गलत लत है तो वो भी निकल जाएगी, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, हमारा सेंस ऑफ वेलबींग बढ़ेगा, हमारे जो ऑर्गन्स है सेंस ऑर्गन उनका एनहांसमेंट होगा, आपके एंजाइटी रिड्यूस होगी, मसल टेंशन कम होगा, जो मसल टाइट हो जाती है, नेक पेन बैक पेन चालू हो जाता है, वो कम होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मन और शरीर दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एजिंग प्रोसेस धीमी हो जाएगी ना, उम्र बढ़ने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को है ना पार करने के लिए या उसको समझने के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए भी आपका माइंड और बॉडी तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको योगा प्रैक्टिसेस आप करते रहोगे तो उससे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस आपको करनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहली जो प्रैक्टिस है ना, आपके जो स्पिरिचुअलिटी, इमोशन और मेंटल, ऐसे हम 3 लेवल पे देखते हैं। तो ये तीनों लेवल पे अगर आपको बैलेंस होना है या इनको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको जो साधना करनी है वो बहुत सटल लेवल पे होती है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे वो साधना होती है। तो है ना, आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म रूप से अगर आपको है ना बैलेंस होना है तो उसके लिए जो आपकी दिव्य साधना प्रैक्टिसेस है, समाधि प्रैक्टिसेस है ना, वो सब प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको इमोशनल बैलेंस चाहिए तो भाव साधना करनी पड़ेगी, जो नवविधा भक्ति है ना, कीर्तनम, भजन करना, जप करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, है ना, तो वो सारी जो नवविधा भक्ति है, वो जप करना, मंत्र जपना, वो सारे भाव साधना में आएंगे तो उससे आपको इमोशनल बैलेंस मिलता है। ओके, और आपका जो मानसिक विकास है वो किससे होगा? प्राण साधना से। प्राण साधना करने से या प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका मेंटल स्टेटस बराबर रहता है, बैलेंस रहता है। तो जितने हमारे प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं, ओके, वो उसमें प्राणायाम में आपका नेचुरल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग अवेयरनेस है, या अनुलोम विलोम प्रैक्टिस है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उज्जयी है ना, शीतली है, शीतकारी है, दीर्घ श्वसन है, या फिर सेक्शनल ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना, यौगिक श्वसन है, ये सारे जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है वो आपके मेंटल स्टेटस को एनहांस करेंगे। तो इस तरह से दिव्य साधना में समाधि प्रैक्टिस, इमोशन है ना, मेडिटेशन करना, समाधि करना, ये सब आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि आपका जो आनंदमय कोश है वो बैलेंस रहेगा। फिर आपका इमोशनल भाव साधना, भाव साधना करने से आपका जो मानसिक है वो लेवल है ना, इमोशनली आप बैलेंस रहोगे। सब आपके नवविधा भक्ति करना या मंत्र ये जप करना, और मेंटल में आपका प्राण साधना प्रैक्टिसेस आएगी, ओके, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। पर ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ना बहुत सटल लेवल पे होती हैं, सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। अभी ग्रॉस रूप से जो हमें दिखाई देता है, जो हम देख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब हम देख नहीं सकते कि कोई इमोशनल रूप से कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, वो हम देख नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म है। लेकिन जो हम देख सकते हैं वो मेजरमेंट कर सकते हैं साइंस में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हार्मोन्स को हम है ना उसको चेक कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, है ना। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन मतलब आपके ब्रेन में क्या एक्टिविटी है उसको हम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्रॉस लेवल पे है, इसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन छोड़ा कि नहीं छोड़ा, या कितना है हार्मोन डिसबैलेंस कितना है, और उसका असर कौन से शरीर के कौन से हिस्से पे हो रहा है, किस ऑर्गन पे हो रहा है, और उस ऑर्गन से रिलेटेड हमें कौन सी बीमारी है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि वो बीमारी का लेवल क्या है ना, अभी बिगनिंग है या मिडल है या एकदम एक्सट्रीम हायर लेवल पे वो बीमारी है। तो इसको करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देह साधना। देह साधना में क्या होगा? आपको फिजिकल प्रैक्टिसेस, आपके जितने भी आसन है, षट क्रिया प्रैक्टिसेस है,
वो सब आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मेडिटेशन करना, समाधि करने से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, ठीक है। और इमोशनल ग्रोथ होगा आपको भक्ति या मंत्र साधना करने से या नौविधा भक्ति करने से। मेंटल ग्रोथ होगा या बैलेंस होगा प्राण साधना करने से, सब प्राणायाम प्रैक्टिसेस, षटक्रिया और आसन सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके देह साधना हो जाएगी। इस तरह से आपके शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हो। हाँ जी। देह साधना यानी कि आसना? हाँ, देह मतलब शरीर, शरीर की जो भी साधना होती है वो। ओके। योगी गिफ्ट है ना, हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हमारे शरीर पे उसका अच्छा प्रभाव होगा। और हमने वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो देखा था कि हमारा जब ब्रेन ना सही रहेगा या बराबर फंक्शन करता रहेगा तो हाइपोथैलेमस भी बराबर काम करेगा। अगर आपका माइंड स्ट्रेसफुल नहीं है ना, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स टाइम पर रिलीज होंगे। और उस जब अगर सब कुछ बैलेंस रहेगा तो आपका होम्योस्टेटिस भी बैलेंस रहेगा। आपको एंडोक्राइन जो हार्मोन्स रिलीजिंग ऑर्गन्स है वो बैलेंस रहेंगे। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हार्ट है जो अपने खुद ही काम करते हैं, जैसे डाइजेशन अपने आप होता है, हार्ट अपने आप काम करता है ना, या किडनी लीवर अपने आप काम करते हैं। तो ऐसे जो हमारे ऑर्गन है जो अपने आप काम करते हैं वो सब भी बैलेंस रहेंगे, ठीक है। इस तरह से योगा का प्रभाव हमारे मन से लेके, शरीर से लेके, बुद्धि से लेके पूरे शरीर तक और सब ऑर्गन तक पड़ता है। और हमारे जो षटक्रिया है उसका प्रभाव कैसे होगा, बस्ती करने से कैसे होगा कि एम्प्टी रिफ्लेक्स, हमारे शरीर में जो चीज हमें बाहर निकालनी है, अभी बाहर निकालना मतलब कि जैसे बस्ती क्रिया क्या करती है, हमारे मल को बाहर निकालती है। तो मल शारीरिक रूप से निकलता ही है, लेकिन बस्ती क्रिया का जो आप देखोगे मेंटल इफेक्ट है, जिसका अगर आप देखोगे बस्ती क्रिया का जो फायदा बताया है, वो जो फायदा क्या है कि मन प्रसन्न होता है। ऐसे बुक में लिखा है, हटियो प्रदीपिका बुक पढ़ोगे ना तो उसमें लिखेंगे कि देखेंगे कि मन में प्रसन्नता आती है। तो प्रसन्नता क्यों आती है, क्योंकि बस्ती क्रिया सिर्फ आपके शरीर के मल को नहीं निकलता, बल्कि आपके मन में भी अगर किसी प्रकार के मैल है, अशुद्धियां है, तो उसको भी निकालेगा। वैसे ही नेति, नेति से स्नीजिंग रिफ्लेक्स होगा, है ना, तो वो भी आपके मन और शरीर दोनों को शुद्ध करेगा। जैसे आपको लगता है फिजिकल लेवल पे तो ये सब आपको शुद्ध करेंगे, लेकिन साथ में मेंटल लेवल पे भी आपकी क्लींजिंग हो रही है। त्राटक प्रैक्टिसेस आपके है ना, आईज को क्लींजिंग करना, वो मंद होती है आपके पूरे आपके जो एलिमेंट्री कनल है, आपका फूड पाइप है, स्टमक है, उसको क्लीन करना, है ना। संघ प्रक्षालन पूरा एलिमेंट्री कनाल को क्लीन करना ऊपर से लेके नीचे तक। और उद्यान, है ना, उद्यान प्रैक्टिसेस जो है अग्निसार, नौली, है ना, वो आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होते हैं, खाना खाते हो तो इस तरह से जो मूवमेंट करते हुए नीचे जाता है, वो सारी प्रैक्टिसेस को और सुधारना, सर्कुलेशन को बढ़ाना। और योग निद्रा वगैरह जो प्रैक्टिसेस है वो आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे कि आपके सारे सिस्टम में कोई स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, वो कम हो जाता है, उसको रिलीज कर देता है सारे सिस्टम से, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सारे सिस्टम को रिलैक्स करने का काम ये योग निद्रा करता है। नाउ योगा एज थेरेपी, हम उसको योगा को थेरेपी की तरह कैसे लेंगे तो क्या होगा। नो ड्रग मेडिसिन अप्रूव्स अलाउज सेल्फ इम्यूनिटी टू वर्क, improve self confidence which plays a vital role in the process of getting well. It is the strength of mind and not the dose of medicine which helps illness, है ना। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास भागते हो और आपको लगता है कि डॉक्टर ने आपको ठीक किया, है ना, लेकिन जितना डॉक्टर ने आपको ठीक नहीं किया उससे ज्यादा आपने खुद को ठीक किया। वो कैसे ठीक किया, अपने मन की स्ट्रेंथ से, मन की पावर जो है आपके, है ना, मेंटल जो स्ट्रेंथ है आपकी, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो इम्यूनिटी है, उन सभी ने उसमें रोल प्ले किया आपको ठीक होने में, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं। तो जब आप योगा करोगे ना तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है ना, क्योंकि यही चीजें आपको ठीक करती है बीमारी में।
और योगा करने से ये ठीक होता है या इसमें स्ट्रेंथ आती है, इसलिए आपको या तो रोग होगा ही नहीं, अगर हुआ तो आप उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। Okay. Now this yoga has potential to heal, cure the illness beyond just a complementary therapy. Abdominal breathing is one of the most effective method of reducing stress. ना योगा करने से सिर्फ आपको बीमारी से ही नहीं बच सकते, लेकिन अगर बीमारी भी हुई है तो उससे भी आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। तो कोई कोई इसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस या फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं, लेकिन योगा जो है वो उससे आगे की प्रैक्टिस है। एक्चुअली वो सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपकी बीमारी को जड़ से भी मिटा सकते हैं, उसमें इतनी पावर है। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो उदर श्वसन है, उसको भी बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस बताया है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और अगर आपको इमोशनल बैलेंस करना है, इमोशनल रूप से कल्चरिंग ऑफ इमोशन, तो प्रैक्टिसेस कौन सी करनी है? ओमकार साधना करो, जप मेडिटेशन करो, मंत्र जप करो, आपको जो भक्ति के सॉन्ग है ना, वो उसका कीर्तन करना, भजन करना, ये सब हमारे शरीर पे इनका इफेक्ट आता है। इट अफेक्ट द एंडोर्फिन, मेडिटेटिव है ना, एनालिसिक है ना, ये पेन किलर की तरह हमारे शरीर पे काम करते हैं। इम्प्रूव्ड टॉलरेंस टू पेन है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस थ्रू हाइपोथैलेमस। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस है इमोशन को बैलेंस करने के लिए, वो भी हमारे शरीर पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। और मेडिटेशन करना, जैसे अनित्य भावना करना ना, अनित्य भाव टेक्निक जो है वो हमारे अंदर क्या करती है? फॉरगिवनेस लाती है, ग्रेटिट्यूड लाती है, लव लाती है। ठीक है, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाना, तो वो आप माइंडफुल मेडिटेशन, अनित्य भावना, इन सब टेक्निक से आप कर सकते हो। नाउ थ्री फोल्ड एटीट्यूड बाय एक्टिव योगा। आपको तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीन कहाँ पे है? हमारा जो पतंजलि योग सूत्र के सेकेंड चैप्टर का जो पहला ही सूत्र है वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो जो क्रिया योगा है ना, क्रिया मतलब क्या? एक्टिविटी, तो एक्टिव योगा उसको कहा गया है। ये एटीट्यूड लाके भी आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। तो तप क्या है? स्ट्रेंथनिंग विल पावर, मेक यूज ऑफ रैशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी है ना। तप करना मतलब आपके ड्यूटी को सही तरीके से पालन करना, ठीक, आप में स्ट्रेंथ और विल पावर लाना। स्वाध्याय, टैपिंग इनर रिसोर्स, वैल्यूज एंड प्रेयर। स्वाध्याय क्या करना मतलब क्या? अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे, हमारा जो अंदर हमारे अंतरात्मा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, खुद को आप और अच्छी तरह से जानोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्वाध्याय करो। नाउ ईश्वर प्रणिधान, इनर विल मैनिफेस्ट इन पॉजिटिव वर्च्यूज, राइटियसनेस, ईश्वर प्रणिधान। और हमेशा फिर सरेंडर करो गॉड को। ईश्वर प्रणिधान मतलब कंप्लीट सरेंडरिंग टू गॉड। तो इससे क्या होगा? कंप्लीट सरेंडर करने से आपके मन में एक फेथ आ जाता है कि यू हैव कंप्लीट फेथ इन द गॉड, कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, भले आपको ये सिचुएशन में लग रहा है कि अच्छा नहीं है। जैसे जब आप छोटे होते हो ना, या आपका छोटा बच्चा होगा, आपने उसने कोई चीज है ना किसी की चुरा ली, उसके लिए तो वो ऐसे ही था, वो बच्चा था, उसको समझा नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया कि ऐसा नहीं करते, उसको तो बहुत बुरा लगा कि मम्मी ने गलत किया, या उसने कुछ गलत काम किया, आपने उसको उस समय मारा, उस समय तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि माई मदर इज नॉट गुड, वो मुझे बहुत चिल्लाती है, बहुत मारती है। लेकिन आपको मालूम है कि बड़ा होके वो आपको कितना थैंक्स करने वाला है, क्योंकि आपने उसकी सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज थी वो निकाल दिया है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब ईश्वर हमें कोई कष्ट देता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो ईश्वर है मेरे खिलाफ है, पता नहीं मैंने ऐसे कौन सा पाप किया कि भगवान मुझे ये दिन दिखा रहा है। ऐसा ना बोल के आप उसको पॉजिटिविटी की तरह लो और उसमें फेथ रखो ईश्वर में, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे की मदर हो तो ईश्वर हमारी मदर है, वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा मानो और कंप्लीट सरेंडर करो, उसके ऊपर पूरा फेथ रखो। कि अभी योगा प्रैक्टिसेस कौन सा कर सकते हैं? फिजिकल स्ट्रेस अगर आपको है, शारीरिक कोई तनाव है, तो उसके लिए है ना, इनकरेक्ट पोस्चर जो है वो क्यों होता है यहाँ पे दिया है। तो इनकरेक्ट पोस्चर से आपको शारीरिक तनाव हो सकता है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन करोगे, बहुत ज्यादा आसन प्राणायाम करोगे कि आज ही एक ही दिन में मुझे समाधि लेनी है, इस तरह से करोगे तो भी आपको फिजिकल तनाव हो सकता है, शारीरिक तनाव। बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड करोगे, मसल स्ट्रेन, आसन ना,
तो ये सबसे शारीरिक तनाव होगा, लेकिन उसको दूर करने के लिए आपको योग निद्रा करोगे या फिर है ना इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, ये यस वैसा स्कूल ने योग निद्रा का एक ना फॉर्मेट बनाया है, एक मेथड बनाया है, उसको IRT बोलते हैं, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। इससे आप फिजिकल स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई गलत तरीके से आसन कर लिया है या आपने बहुत ज्यादा थके हुए हो, ऐसे टाइम पे है ना आप योग निद्रा या इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करके भी कर सकते हो। अभी मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? रॉन्ग, ओवर, इम्प्रॉपर थिंकिंग करना, रॉन्ग थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, इम्प्रॉपर थिंकिंग करना, निगेटिव थिंकिंग करना, फियर होना, एक्सपेक्टेशन होना, ये सब हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे अंदर जो होते हैं उससे क्या होता है, हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या करोगे? चैंटिंग करोगे, मंत्र चैंटिंग, जप साधना, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक करो, है ना, साइक्लिक मेडिटेशन करो, और पॉजिटिविटी रखो मन में, योग निद्रा करो। ठीक है, और अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस है ना, भावनात्मक तनाव है, मतलब कुछ इमरजेंसी हो गई घर में, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई शॉकिंग न्यूज सुन ली, कुछ ना इस तरह से कुछ आ गया अचानक से, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, है ना, SMT मतलब शॉर्ट रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, DRT कर सकते हैं, है ना, साइक्लिक मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, या किसी को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से भी आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अभी स्ट्रेस के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एक मिनट, तो रिसर्च ऑन जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन. Positive lifestyle produces benefits outperform as many as 400 to 500 genes. Same genes are adversely affected by a negative lifestyle, ignoring stress management. Okay, and low level stress of modern life fools the body into triggering a borderline condition. Okay, अभी दीपक चोपड़ा ने है ना जीन्स के ऊपर भी मैंने बताया था ना, उन्होंने रिसर्च किया है। तो जब भी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, अगर किसी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखा है ना, तो उससे आपके जो जीन्स है ना उसमें बदलाव आता है। ठीक है, आपका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन अगर आपने गलत लाइफस्टाइल रखी है, गलत लाइफस्टाइल मतलब आपका खाना पीना, एक्सरसाइज, योगा उसमें नहीं होता है, तो उससे आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से भी आपके जेनेटिक बीमारियां हो सकती है। मतलब आपको ऐसा लगता है, जो हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं ना, डायबिटीज है, डायबिटीज आपको है तो आपके घर में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। लेकिन आप योगा प्रैक्टिसेस करके भी अपने, अगर आपको हेरिडिटी है फिर भी आप उससे बच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी। Now, significant effect of cyclic breathing patterns, slow, fast, and stimulating in Sudarshan Kriya, 6 days per week for 3 to 6 weeks on depression and depression in early stages of alcoholism. अभी जो सुदर्शन क्रिया है श्री श्री रविशंकर जी का, उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ, और उन्होंने इस तरह से है ना हफ्ते में 6 दिन के लिए उनको 3 से 6 हफ्ते तक सिखाया। तो उसके ऊपर उनको जो डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन जो है ना कुछ गलत लत है ना अल्कोहलिज्म की वजह से जिनको डिप्रेशन था है ना, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उससे वो बाहर आए। और योगा ऑन एंजाइटी, ब्रेस्ट कैंसर, HIV, योगा फॉर IBS, और ना तो इन सब के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें पता चला है कि योगा करने से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बॉडी में सुधार आता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, है ना। और है ना परिग्रह आसन या अर्धमशेंद्र आसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन शवासन, ये सब प्रैक्टिसेस आपको बहुत फायदेमंद होती हैं। okay? अब उन्होंने यहाँ पे आसन जो है सलंब सेतु है ना, बंधासन, और परिवृत्त आसन मतलब स्पाइनल ट्विस्टिंग, आनंद बलासन, ये सब जो प्रैक्टिसेस है वो आपको IBS में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है।
जब अगर आपको IBS मतलब आपके जो ये मोशन है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो okay? और शशांक आसन आप कर सकते हो, ये ब्रिज पोज कर सकते हो, सेतु बंधासन, कैट पोज, काउ पोज, मार्जर आसन, ठीक, और ये फ्रॉग पोज कर सकते हो आप, या चाइल्ड पोज कर सकते हो, ठीक, गरुड़ासन करना या त्रिकोणासन करना, ये सारे आसन आपको फायदेमंद रहेंगे। नाउ वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइज विथ आवर थॉट्स, विथ आवर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड। ना गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही है ना हम बनते हैं, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बनेंगे। ठीक? हमारे जो विचार हैं वही हमारी दुनिया बनाते हैं। और कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा है, जय कृष्णमूर्ति जी ने, है ना, आर यू अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस एवरी थॉट ऑफ एवरी रिएक्शन दैट यू हैपन टू हैव। आपके अंदर जितने भी जो भी आप सोचते हो ना उसके प्रति सजग रहो ना, वो क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रिएक्शन क्या होगा ना, अपने विचारों के प्रति सजग रहना। ऑलवेज एम एट कंप्लीट हार्मोनी ऑफ थॉट एंड वर्ल्ड एंड डीड, ऑलवेज एम एट प्यूरिफाइंग योर थॉट एंड एवरीथिंग विल बी वेल। तो तीनों गांधी जी का भी यही कहना है कि आपके जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं, उसी प्रकार की आपकी दुनिया होती है, या उसी प्रकार की दुनिया में आप जीते हो। अगर आपका थॉट अच्छा है तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपके ही विचारों में ही अगर प्रॉब्लम है तो आपको सब कुछ खराब ही खराब दिखाई देगा। ओके, अभी योगिक एक्सरसाइज में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप ना जानुसिरासन, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो, है ना। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप करो, वार्म अप करने के लिए आप स्ट्रेचिंग करो, उससे आपकी जो इंजरी है वो कम हो जाएगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपके चक्रा मेडिटेशन है, उस तरह से मेडिटेशन करके भी आपका स्ट्रेस आप बैलेंस कर सकते हो। तो नीचे यहाँ पे स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस के ऊपर जब आप काम करना चालू करोगे, एक एक कदम जाओगे, तो आप अल्टीमेटली स्ट्रेस से छुटकारा पा लोगे। थैंक यू सो मच। अभी किसी को कुछ